अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक गुड मॉर्निंग की दुआ के साथ आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। कल जब हमने प्रोग्राम का अख्ताम किया तो शाहजेब और मैं यही बात करते हुए हम घरों की तरफ भी निकले कि शाहजेब आने वाला जो ये चंद घंटे हैं क्या माहौल होगा, कैसे लोग निकलेंगे, प्लीज बंद कर दीजिएगा, किस तरह से लोगों का हुजूम होगा, कैसे लोग पहुंचेंगे, किस तरह से इस्लामाबाद का सफर होगा, पेशावर से कैसे सफर होगा, कराची में जहां पर जिस तरह हमने अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहें जो है पीटीआई ने रखी थी कि यहां पर जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। ये प्लीज जरा ऐप भी बंद कर दीजिएगा, थैंक यू। तो उसके बाद जो है ये चीज नजर आना तो पता था कि आवाम आएगी, राइट? ये तो हमें मालूम था शाहजेब के लोग आएंगे, पीटीआई के सपोर्टर्स, इमरान खान साहब के फैंस, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था क्योंकि राना सलमान साहब से कल जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी देखिए हमें तो सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। अब सिक्योरिटी का ख्याल रखने में एक आम आदमी की नजर से आपसे सवाल करूं तो क्या इस तरह एक्सट्रीम शेलिंग, इस तरह के एक्सट्रीम जो है वो पत्थरों का बरसाव या उनके ऊपर अटैक जहां माए बच्चे बहनें बेटियां बुजुर्ग हों, क्या ये एक्सपेक्टेशन थी? बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह का तसादुम होगा और इमरान खान साहब ने मुतालबात सामने रखे हैं। आज उन्होंने खिताब भी किया, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 6 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद उन्होंने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं, असेंबलियां तहलील की जाएं, जून के महीने में आपके इलेक्शन कराए जाएं, ये उनके मुतालबात सामने आए। साथ में अगर मुतालबा ना माना गया तो वो दोबारा इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये भी उन्होंने कहा है साथ में, क्योंकि देखिए कल की सिचुएशन थी, हमारे रिपोर्टर्स 92 ने आपको गाहे बगाहे अपडेट रखा, चाहे वो ख्वाब लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने आपको जो है बहरहाल जो है वो आपको अपडेट रखा। और इस्लामाबाद से हमारी अक्सा ने और लाहौर से हमारे शाहिद साहब ने अपडेट रखा। ये लोग दोनों अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको कहेंगे कि प्लीज हमें पहले अक्सा आप बताइए इस्लामाबाद और साथ साथ फिर लाहौर की भी देखेंगे सिचुएशन, जानेंगे कि सिचुएशन क्या आप ठीक है, आप खैरियत से हैं, आपको तो नहीं कुछ हुआ? क्योंकि हम मुसलसल देख रहे थे अक्सा कि वहां पर जो है वो रिपोर्टर्स जो है वो भी जो है वो टारगेट हो रहे थे, साथ साथ उनके ऊपर भी रिपोर्टिंग करना वैसे बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स को खैरियत तहसीन है और शाबाशी और सलूट है हमारी तरफ से। प्लीज जी अक्सा बताइए क्या सिचुएशन है, अपनी खैरियत भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कल की सिचुएशन आपको बताऊं तो कल मैं खुद श्रीनगर हाईवे पे मौजूद थी, जहां पर शाम को गोरला मोड़ पे जो है वो शेलिंग शुरू हो गई थी। इंतहाई बुरे हालात थे, लेकिन 92 न्यूज़ की जो टीम है उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, जो है वो गाए बगाए जो है वो अपडेट भी किया। इसी के साथ हमारी टीम डी चौक पे भी मौजूद थी और आपको पता है कि डी चौक पे रात को DSNG जो है हमारी उसको तोड़ फोड़ की गई। इसी के साथ हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर भी जख्मी हुए। उसके बावजूद भी हमारी टीम जो है वो सुबह तक यहाँ पर मौजूद थी और अभी भी हमारी टीम जो है वो डी चौक पर मौजूद है और लम्हा लम्हा जो है वो अपने लोगों को अपडेट करती हुई नजर आ रही है, नाज़रीन को अपडेट करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ सिचुएशन की अगर आप बात करें तो रात पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, रात को 92 न्यूज़ की DSNG पर अचानक हमला हुआ। हमारी जो है वो स्क्रीन भी टूट गई और इसी के साथ हमारा दरवाज़ा उसको भी बाकायदा तौर पर तोड़ दिया गया, हमला हुआ और हमारे जो कैमरामैन हैं वो भी ज़ख्मी हैं और हमारे एक रिपोर्टर भी है, उनको भी जो है वो हल्की फुल्की चोट आई है। इसी के साथ DSNG ऑपरेटर ने भी डट कर मुकाबला किया और उसके बावजूद भी दूसरी DSNGs लगाई गई और बाकायदा तौर पर यहाँ से रिपोर्टिंग होती रही। हालात बहुत कुशीदा थे, लेकिन 92 न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद रही। हालांकि हमला भी हुआ, बहुत वर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने देखी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। इस्लामाबाद ब्यूरो से जो है वो वाकई ऐसा ही है। और अक्सर साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि अगर हम डी चौक की बात करें इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि लोग मुंतशिर होते हैं लेकिन एक बार फिर वहां पर पहुंच जाते हैं, दोबारा पहुंच जाते हैं और फिर पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती है। सिक्योरिटी भी वहां की सख्त की गई है। अब की जो ताजा सूरत हाल है अगर डी चौक की हम बात करें तो वो क्या है, और रेड जोन के हवाले से भी बताइएगा ओवरऑल। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सिचुएशन अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने तकरीर की और उसमें उन्होंने जो है वो 6 रोज़ का जो है वो अल्टीमेटम दे दिया कि 6 रोज़ बाद अगर यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं हटाई गई तो मैं 20 लाख लोग लेके जो है वो इस्लामाबाद का रुख एक बार दोबारा करूँगा। लेकिन जो डी चौक पे लोग थे ना यहाँ पर, वो किसी भी सूरत यहाँ से वापस लौटने को तैयार नहीं है। अभी भी आप मेरे पीछे गहमा गहमी देख रहे होंगे, लोग जो है वो यहीं पर बैठे हुए, इवन रास्ते भी अभी तक नहीं खुले, कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और मजे की बात यह है
कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। रात से ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, सारी रात सोई नहीं। बच्चे भी यहाँ पर छोटे छोटे मौजूद हैं। उन्होंने शेलिंग भी फेस की, उन्होंने पत्थराव भी फेस किया। यहाँ पर डी चौक पे आग लगा दी गई थी, तमाम चीज़ों को फेस किया। स्पेशली सऊदी पाक टावर के बाद से जो है वो डी चौक तक यहाँ पर आग लगाई गई थी। बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी भी बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जब तक हुकूमत नहीं गिरेगी हम नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब यहाँ पर जरूर आएंगे। जी, बड़ी बात है। अच्छा अक्सा, आप हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से हमारे रिपोर्टर शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप बताइए, आप अपनी पहले खैरियत बताइए हमें। आप ठीक है, खैरियत से हैं? फिर बताइए सिचुएशन क्या है। जी भाई। जी माया, बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल सारा दिन जो है बत्ती चौक पे हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर शेलिंग का सिलसिला, आंसू गैस का सिलसिला जो है वो जारी रहा, लाठी चार्ज भी होता रहा और इसी के दौरान हम लोग जो है वो रिपोर्टिंग करते रहे, लम्हा जो अपने नाज़रीन हैं उनको आगाह करते रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके काफिले पर सबसे पहले कल आंसू गैस की शेलिंग की गई थी और वो वहाँ से निकलने में कामयाब भी हुई। उनको गिरफ्तार भी किया गया, बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। इस वक्त की जो सूरत हाल है, लाहौर के तमाम रास्ते जो इस्लामाबाद की जानिब आते हैं तमाम मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स रखकर अभी तक बंद हैं, जबकि जो इमरान खान की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया है, 6 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। उसके बाद था कि शायद रास्ते जो है वो खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे आवाम जो है वो बिल्कुल जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। मेन चीज ये है कि यहाँ पे रावी पुल है जहाँ के ऊपर ये कंटेनर्स लगाए गए हैं और रास्ता जो है शादरा के साथ इसका बिल्कुल कट कर रह जाता है। लोग पैदल चलते रहे और सबसे अहम बात माया ये थी कि लोग, जो जनाजा था, जो मैयत थी, वो तकरीबन 3-3 किलोमीटर तक जो है उनको चलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इंतहाई अफसोसनाक ये लम्हात थे। बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, मुसाफिरों को करना पड़ा, शहरियों को करना पड़ा। इस वक्त भी जो लोग वहां से इधर काम करने के लिए लाहौर शहर में आते हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। मेरी फुटेज कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ वो पैदल चलते हुए अपनी मोटरसाइकिलों को दीवारों के ऊपर से शायद साहब कि अभी भी वहां पर आवाम मौजूद है लाहौर में, या इस्लामाबाद की तरह वो भी नहीं हिलने को तैयार? यहाँ पे लाहौर की सूरत हाल ये है कि रात गए तक आंसू गैस और शेलिंग का सिलसिला जारी रहा था। उसके बाद लाहौर की क्या लिबर्टी चौक पे पहुंचने की हदायत की थी। लिबर्टी चौक के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, जिसमें खवातीन, बच्चे, तमाम लोग शामिल थे, लेकिन वहां पर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई जिससे तमाम लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो कारकुनान हैं इमरान खान की कॉल के बाद जो है वो वापस जा चुके हैं। यहाँ पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स हैं, रास्ते बंद हैं, मुश्किलात हैं, परेशानी है। ठीक, थैंक यू सो मच भाई। आप तमाम रिपोर्टर्स का बेहद शुक्रिया। पूरी कौम आप सब पे फख्र करती है जिस तरीके से आपने पूरी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को जो है वो अपडेट रखा। थैंक यू। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। शाहजेब, अब हम किसी रहनुमा से बात करेंगे। रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। मुसर्रत साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुसर्रत साहिबा, जिस तरीके से हम देखा, हमने गुज़िश्ता रोज तोड़ फोड़ भी हुई, कारकुनान की जानब से भी की गई और साथ में हम देख रहे थे कि पुलिस उनको रोकने के लिए शेलिंग भी कर रही थी, गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए जा रहे थे। ओवरऑल जो सिचुएशन रही है, सबसे पहले तो आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया की, और स्पेशली आपने बिल्कुल सही अप्रिशिएट किया, जो बीट कर रहे थे उन्होंने भी हमारे जितनी शेलिंग और मार सही, क्योंकि गोली देख के तो नहीं आती कि मैंने इस तरफ गिरना है या नहीं। तो दूसरी जहां तक रह गई बात, कल जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, कल जिस तरह से सख्ताइयत का मुजाहरा किया गया, बौखलाहट का शिकार थी ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ऐसे कभी नहीं होता। हम पुरअमन शहरी हैं। हमारे दौरे हुकूमत में 5 इन्होंने वो जो छोटी छोटी धरने और रैलियां, जलसे जुलूस जब भी इन्होंने कॉल दी, हमने इनको फैसिलिटेट किया। तो हमने मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं रोका। तो कल का हमारा एक आईनी जमहूरी हक था जिसको एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग निकले। तो जो इन्होंने लाहौर की सड़कों पे और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुजाहरा किया, 5 हमारे कारकुन शहीद हुए। और यकीन माने, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कल क्या श्रीनगर और कश्मीर से कम के मनाजिर थे कि कौम की माओ, बहनों, बेटियों के माया इन्होंने हमारे दुपट्टे छीने, हमें आदमी, हमें जो गुल्लू बर्ड के साथ, और उन्होंने हमें मैन हैंडलिंग की, हमें बंदे पकड़ पकड़ के हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और हमें प्रिजनर वैन में डाल रहे थे। मैं हैरान हूँ, ये जो राना सनाउल्लाह क्रिमिनल्स, और वैसे क्रिमिनल से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो लाने वालों को सोचना चाहिए था कि जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए उनको आपने
इस मुल्क का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर एक मुजरिम, एक क्रिमिनल इंटीरियर मिनिस्टर बना के लगा दिया, जो पहले से ही चैलेंज कर रहा था। कल हमारे जो हमाद अजहर के चेहरे के ऊपर इन्होंने जानबूझ के शेलिंग की, हमारे कारकुनान को। लेकिन मुसर्रत साहिबा, ये वाकई सब कुछ, खवातीन वहां पर थी, फैमिलीज थी, सब कुछ बहुत अफसोसनाक है। लेकिन सियासत से थोड़ा हटकर अगर मैं आपसे बात करूं, जिस तरीके से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई, दरख्तों को हमने देखा कि आग लगाई गई, आपके ख्याल में, जिसने भी लगाई है हम उस पर भी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सब कुछ करना आपके ख्याल में ठीक है या गलत है? क्योंकि आप अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर अ मोमेंट हियर, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट एज अ पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, हम हमेशा पाकिस्तान के सोचते हैं। आज यही वजह है कि पाकिस्तान का सोचा और हमने धरना नहीं दिया, हमने इनको 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। वजह देखिए शाहजेब, हमने किसी जगह भी कानून हाथ में नहीं लिया। गाड़ियां ये तोड़ रहे थे, इमलाक को ये नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे कारकुनान पुरअमन हैं, और हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जिस तरह से हमारी एजड खवातीन के ऊपर, उससे पहले जब हम निकले ही नहीं थे, हम 4 दिन मैं अपने घर से बाहर रही हूँ और हमारे घर के बाहर इन्होंने नाका लगा के रखा। क्या किसी मुहज्जम मुआशरे के अंदर जहाँ कानून होता है फिर और दूर न जाएं? कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, रास्ते खोल दें, और जो हमारे कारकुनान लीडरशिप जिनको गिरफ्तार किया हुआ था उसके ऑर्डर्स आ गए और इन्होंने नहीं छोड़ा टाइम पे। रात लेट जमशेद चीमा साहब भी अरेस्ट हुए थे। पूरे हमारी लॉयर्स की भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। हमारे लोगों को हद से बेजा में रखा गया। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें बात यह है कि तारीख की बदतरीन क्रैकडाउन, तारीख की बदतरीन शेलिंग किनके ऊपर? फैमिलीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर। अच्छा मुसर्रत जी, अब देखिए जिस तरह मैं खुद वहां मौजूद थी। अल्लाह ताला बड़े खैर और आफियत के मामलात फरमाए। बड़ा ही अफसोसनाक, मैं बीइंग अ वुमन आई कंडेम सच एक्ट के कुछ भी हो जाए, एक लाइन होती है तमीज की, तहजीब की, इखलाक की, और वो कहीं भी किसी तरह भी औरत के साथ तो क्रॉस करनी नहीं चाहिए। मतलब आप चाहे किसी माँ बहन बेटी पर कैसे आप आवाज आप उठाते हैं, वो गलत बात है मेरी नजर में। तो आपने हाथ कैसे लगाया, वो भी इतने मोहतरम हमारे खवातीन के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। जिस तरह से मुसर्रत जी सारी सिचुएशन हो रही है, अब 6 दिन का सिचुएशन है, खुदा न खास्ता सिचुएशन आपके हक में नहीं होती। अगर फर्ज करें सिचुएशन जिस तरह आप लोग चाहते मुतालबात नहीं होते, 6 दिन बाद दोबारा अगर कॉल होती है खान साहब की, तो खुदा न खास्ता फिर हम इस तरह के हालात होते देखते हैं, या फिर हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोगों की तरफ से क्या होंगे? देखें माया, हम सबसे पहले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। ये पूरा पाकिस्तान निकला था, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं निकली थी। अगर ये नहीं होता तो कम अज कम हमने सुप्रीम कोर्ट की खातिर, अपने इदारों की सुपरमेसी की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमने इंतशार को तरजीह नहीं दी। वरना हमारे तो लोग बैग लेके और हर तरह से हम तैयार होके गए थे। इतनी मार खाने के बाद कामयाब हो गए मुसर्रत जी? आप क्या समझते हैं, ये जितना भी आपका इंसेंटिव था वो हो गया कामयाब? देखें माया, 6 दिन की बात है, मुल्क के लिए फिर हमने आज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। आई एम हैप्पी। मेरे जो चेयरमैन ने फैसला किया, पाकिस्तान की खातिर किया। 6 दिनों में अगर ये असेंबलियां नहीं तोड़ते, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करते, तो कम से कम कोर्ट्स हमारे साथ खड़े होंगे। क्योंकि जिस तरह से फिर रास्ते इनको बंद करने का कोई हक नहीं। हम जमहूरी अपना हक एक्सरसाइज करेंगे, हम इससे ज्यादा वो आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन 2 बातें मुसर्रत साहिबा जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी कि हम फिर ज्यादा कुव्वत के साथ निकलेंगे। और इस दफा तो हमारे कहते हैं ना, इन्होंने सारे डर खौफ उतार दिए। इससे ज्यादा शेलिंग, जुल्म, डायरेक्ट गोलियां नीचे पुलों से हमारे लोगों को फेंका गया। अब हम इनको सरप्राइज देंगे। और मैं एक बात बताऊं, कल जो गुल्लू भट्टो ने और जो डीआईजी सुहेल ने, एसपी जो ईसा सुखेरा, करप्ट लोगों ने जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत किए, मैं इनको बता दूं कि अब हम तुम लोगों के भी घरों का रुख करेंगे। अगर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, अब हम दोबारा नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। हम मुल्की इमलाक को तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन क्रिमिनल्स को हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। कल जिस तरह से इन्होंने अटैक किया, ठीक है जी। ईसा था, एसपी ईसा खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा था और औरतों को ये खुद आपका कमेंट हमारे पास आ गया। सरप्राइज देंगे, स्ट्रांगली आएंगे। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि अगर 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया उसमें सब कुछ नहीं होता, तो अब आप लोग एक बार फिर सड़कों पर निकलेंगे और नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच मुसर्रत जी। आपने जाते जाते पूरी दुनिया को एक चीज दे दी और वो था सरप्राइज स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। अगर कानून अब हाथ में लिया गया तो अब इनके घरों का रुख किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जी हमारे साथ मौजूद थी। वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। We'll be right back after this very short break.
शाजिब माए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। हम अभी ब्रेक में थे और आप लोग भी खबरें देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। लेकिन देखिए, हम लोग भी इंसान हैं और तमाम हालात का और वाकयात का असर हमारे ऊपर, हमारे जज्बात पर, हमारे दिल पर, हमारी सोच पर, हमारे मुल्क पर, हमारी जमीन पर, हमारे मुल्क की साख को पहुंचता है, जो नुकसान पहुंचता है। शायद वो आप इस तरह बात कर रहे थे कि गाड़ियों का भी बता रहे थे ना, अभी हम लाइव भी बताए ना। अच्छा, और दूसरी बात है कि जैसा कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। बात भी यही है, पॉइंट भी यही है कि ये पुलिस भी हमारी है, ये भी वही फैमिलीज हैं जो हमारे दरमियान रहती हैं। लेकिन जब ऐसी झड़पें होती हैं, जब ऐसे मामलात बिगड़ जाते हैं, कशीदा हो जाते हैं हालात, तो फिर क्या होता है कि वही पुलिस एहलकार भी मारे जा रहे होते हैं, वही शहरी, वही फैमिलीज, वही सब लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि आपस में मिलजुल कर जिनको रहना चाहिए, लेकिन वही एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने ही मुल्क के अंदर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने ही दरख्तों को आग लगा रहे होते हैं, अपने स्टेशन को जला रहे होते हैं, वही पुलिस अपने ही लोगों को मार रही होती है। तो जो सब अपना ही नुकसान उठा रहे हैं, तो फिर इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? सवाल ये पैदा होता है। और जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता रोज देखा है, जिस तरीके से झड़पें हुई, फैमिलीज वहां पर थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, शेलिंग की गई, बहुत से लोग इसमें जख्मी हुए, कुछ इसमें अपनी जान भी गवा बैठे। तो ये पूरी सूरत हाल का फायदा किसको पहुंचा? सवाल ये पैदा होता है। मैं अगर आप इजाजत दें तो अपने 2 सेंट्स यहाँ पर उन्हें शेयर करने की कोशिश करूंगी, और वो ये है कि पहली एक चीज जो मैंने एज अ पाकिस्तानी महसूस की, और मेरे पाकिस्तानी होने पर मुझे फख्र है, और साथ में जब मैं इस तरह के हालात देखती हूँ तो दिल दुखता है कि जब आप बहन, बेटियों, बच्चियों के जो है उनके साथ आप पुलिस एहलकार गन तान दें, कोई अगर अपना एहतजाज कर रहा है, फ्रीडम है ना, देखिए हर एक को हक हासिल है अपनी आवाज। और ये बात मैं हर तरफ से कह रही हूँ, हर एक को अपने पसंद की, अपनी बायसनेस, अपने किसी पर फेवरेट पार्टी, या आप किसी के लीडर को पसंद करते हैं, आप किसी के फैन हैं, हर एक को हक हासिल है इस मुल्क में कि वो अपनी सोच रख सकता है। और किसी को भी हक हासिल नहीं है कि आपकी पसंद पर मैं जो है ना सवाल उठाऊं। हम पहले भी शाज़ेब इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं, पहली दफा नहीं हुआ इस्लामाबाद में जो कल हमने देखा है, ऐसा नहीं कि पहली दफा ये वाक़ियत हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो नफरतें हैं, ये नफरतें एक दूसरे की सोच को लेकर, अगर आपकी सोच मेरी सोच जैसी नहीं है तो मुझे आपसे इख्तिलाफ नहीं है, मुझे आपसे नफरत है, ये बात सोचने की बड़ी जरूरत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इवन आप फैमिलीज में अपनी बैठे होते हैं तो डिवीजन हो जाती है कि ये फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचता है, आपके आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। लेकिन हम वही सूरत हाल देख रहे हैं ना कि पहले भी ऐसे हालात रहे, हम पूरे 5 साल गुजर जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद हम फिर इलेक्शन की तैयारियों में, फिर जलसे जुलूसों में लगे होते हैं। जो हमारी मईशत का इस वक्त हाल है, जो इस वक्त हमारी कौम है, उनको इस वक्त फोकस करना चाहिए काम पर, हमें फोकस करना चाहिए हमारी मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, हमारे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, अपने मुल्क को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक तरफ हम जो हालात देख रहे हैं मईशत के भी, हाँ देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले वक्तों में खान साहब ने भी अपने, देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो है, हर इंसान अपने वक्त में अलग बात करता है और अपने हिमायत में बात करता है, और जो हुकूमत में होती है उसके खिलाफ बात करता है। हम शुरू से देख के आए, शाहजेब ने भी यही कहा, हमने बचपन से ये हालात देखे। लेकिन ऐसा नहीं, खान साहब ने कभी नहीं कहा एहतजाज होना सही है, उन्होंने खुद ही ये कहा है, उनके बयानात में मौजूद है कि भाई कौन सा ऐसा जो है वो मुल्क बंद करके जो है तरक्की करेगा, मुल्क को कभी बंद नहीं करना चाहिए, सड़कों को बंद नहीं करना चाहिए, सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए। बात सिर्फ इस बात की है, अगर कोई निकल रहा है, चलिए निकल भी जाता है, तो क्या वो पढ़े लिखे अंदाज में नहीं हो सकता? दुनिया में जहां पढ़े लिखे, आप अगर अमेरिका में जाते हैं, व्हाइट हाउस के सामने, शाहजेब ये मेरी आंखों देखी, मैं डीसी जाती हूं, मैं देखती हूं वहां पर कभी कोई एहतजाज कर रहा होता है, कभी कोई एहतजाज कर रहा होता है, लेकिन कभी भी उसको जो है उस पर अटैक नहीं किया जाता, उस पर कोई किसी तरह का हमला नहीं किया जाता। ये तमाम हकायक अवाम को हासिल होने चाहिए, लेकिन इस तरह इज्जतों को या जानों को या मुल्क को या मुल्क की साख को नुकसान। अच्छा, इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद शेख साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शेख साहब, बहुत कुछ देखा हमने गुज़िश्ता रोज, और आज हमने देखा कि खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है 6 दिन का। लेकिन सर, 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर कुछ नहीं होता, अगर जो मुतालबात सामने रखे गए हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर पीटीआई क्या करने जा रही? मेरा ख्याल है 3 दिन में ही मसले मसाइलों का एक हल निकल आएगा। उधर बलूचिस्तान पार्टी तो तकरीबन अगर 4 वोट वो भी निकल जाते हैं तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। एक बाहमी हल निकल आता है इलेक्शन का, और एक IMF से कल किस तरह ये नाकाम हुए हैं। और जब मैं कहता था फसाद और इंतशार का खदशा है, तो लोग, सारी कौम मेरे पीछे पड़ जाती थी। 5 बंदे मर गए हैं कल रात
रात कल दिन को, ये 50 भी हो सकते थे अगर दूसरी तरफ से हमारी तरफ से कोई जवाब होता। जिस तरह इन्होंने बेदर्दी से हैंडल किया और जिस तरह ख्वातीन को हैंडल किया, ये बहुत अफसोसनाक है। और मुझे उम्मीद है 31 मई मैं 1 महीने से पहले कह रहा हूँ, उससे पहले हल निकल आएंगे। अच्छा शेख साहब, इस आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। किस तरह की कोई गारंटी हुई है, कोई डिस्कशन हुई है दैट? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। कल से देखें, पहले तो ये तय था कि मियां वाली के जलसे से पहले मसला हो जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो फिर ये तय किया गया कि मुल्तान के जलसे से पहले हो जाएगा। मुल्तान के जलसे से 22 को कोर कमेटी की मीटिंग हुई तो इमरान खान ने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया, सीनियर लीडरशिप को भी डांट दिया और 25 का ऐलान कर दिया। हालांकि वहाँ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे 28-29 तक दी जाए, लेकिन इमरान खान ने किसी की बात नहीं मानी और अपना फैसला सादर किया और बेहतर फैसला सादर किया। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 31 मई से पहले मसले हल हो जाए। अच्छा, 31 मई से पहले मसले का हल हो जाएगा। शेख साहब, जो गुज़िश्ता रोज हुआ है, जो कुछ हमने देखा है, चाहे वो पुलिस की जानिब से हो, कारकुनान की जानिब से हो, जो कुछ हुआ है, जितना नुकसान पहुंचा है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी सब कुछ कि ऐसे ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, रुकावटें पैदा की जाएंगी और झड़पें होंगी, तसादुम होगा? देखें, राना सनाउल्लाह का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो ताकत के बलबूते पर और दहशत के बलबूते पर कंट्रोल करना चाहते थे, अपना सब कुछ खो गए हैं। उन्होंने अपनी सियासत को भी दांव पे लगाया है, अपनी जात को भी दांव पे लगाया है और अपने लिए मसाइल भी पैदा कर दिए हैं। पहले भी उन पे बड़े सीरियस चार्जेस हैं, उन चार्जेस में इजाफा करवाया उसने और ये सब कुछ वो लोग उस पर सहारा किए बैठे थे, उसको आगे किया हुआ था, उसको मरवाया और मुझे पूरा यकीन है 31 मई से पहले मुस्बत फैसले निकल आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा शेख साहब, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं कि हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए थे, वो बात सारी बरतरफ। लेकिन ऐसा सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद में अवाम नहीं उठ रही है। वो कह रही जब तक जो है इलेक्शन की डेट हमें नहीं पता चलेगी हम नहीं उठेंगे। अब लाहौर में फिर भी लोग वापस जाना शुरू हो गए, तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है हमें लीडर की बात माननी चाहिए और जो लीडर कह रहा है लोगों में खून है, लोगों के साथ ज्यादती हुई है और ये इस काबिल नहीं रहे कि अवाम में जा सके। दुआ करें कि मुस्बत हल निकल आए 31 मई तक, बाद ना तो फिर मनफी हल तो बुरे से बुरा भी निकल सकता है। शेख साहब, मुसरत साहब आई थी, उन्होंने ये कहा कि मैं सरप्राइज देकर जा रही हूँ कि जी हम अगर इस दफा इन्होंने अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो हम इनके घरों तक जाएंगे। तो इस तरह की कोई अगर पार्टी में बात हुई तो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा शेख साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा था कि एहतजाज करें, घरों को लौट जाएं, क्या उसी पर अमल किया गया है एक तरह से ये कहा जा सकता है? और दूसरी बात ये कि आने वाले इलेक्शंस में अगर जल्द इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसा कि आप मुतालबा भी किया गया है खान साहब की जानिब से, तो फिर आप लोगों की सीटें कितनी होंगी? सीटों का तो नहीं पता, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल देखता हूँ इस हफ्ते में और जो भी फैसले अच्छे आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं और एक दरमियानी रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। तो बाज़ कुव्वतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारे मुख्तदर अदारे हैं वो पीछे रह के चाहते हैं कि सब कुछ आईनी कानूनी तरीके से और उसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल होगा। शेख साहब, रिपोर्टर्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है जिस तरीके से वो इस शेलिंग में और हमलों में जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं चाहूंगी अगर आप हमें 2 सेंस उनके लिए भी दे सके तो उनकी हौसला अफजाई होगी। मैं कहता हूं जी, कमाल कर दिया उन्होंने, जिस तरह आंसू गैस में और रबड़ की गोलियां चलाई गई हैं और तशद्दुद के लिए सारी पाकिस्तान की फोर्स मंगवाई गई है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया ने कमाल का रोल अदा किया है और जिस तरह जान हथेली पर रख के काम किया है, मैं सबको सलाम पेश करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस हवाले से वो डिस्कशन कर रहे थे जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा और साथ में अप्रिशिएट भी कर रहे थे तमाम मीडिया टीम्स को। जिस तरह से हमने देखा है कल हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में मौजूद थी और रिपोर्ट कर रही थी। खैर, हमें इस पे कुछ एनालिस्ट की भी जरूरत है, हम जानना भी चाहते हैं कि सिचुएशन जो है ओवरऑल वो किस तरफ जा रही है, तो एनालिस्ट भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही हैं और साथ साथ उनसे भी सवाल करते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है अनबायस्ड होकर हमें बात करने, डिस्कशन करने की बहुत जरूरत है। वो पहलू जानना बहुत जरूरी है जो एक आम पाकिस्तानी और इंसान का है।
हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट आसमा वदूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी, गुड मॉर्निंग। क्या समझती हैं तमाम हालात जो आज इसका कॉल ऑफ हो गया है, अवाम को वापस जाने का कह दिया गया है कायद पीटीआई ने, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए जी, मैंने तो इस लॉन्ग मार्च और दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ धरना, इसको बड़ा क्लोजली देखा है। मैं वहीं पे थी, मैं बल्कि अभी वहीं से ही आ रही हूँ। लोगों में थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह जी उनमें लोगों में थोड़ी सी नाउमीदी, मुझे मतलब काफी ज्यादा नाउमीदी मुझे नजर आई। जिस तरीके से एक मोमेंटम बिल्ड किया गया था, ये मोमेंटम कल का सिर्फ नहीं था, इसके पीछे पूरी उनके जलसों की एक मैराथन थी। आपने जब इतना इन्वेस्ट किया है ना, तो फिर आप उसको इस तरीके से एक इनकंक्लूसिव एंड पे नहीं छोड़ते। अगर इफ देयर इज समथिंग ऑन द टेबल दैट खान साहब एंड हिज पार्टी और गवर्नमेंट नो, तो उसमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अवाम के साथ भी करनी चाहिए थी, बिकॉज दे वर द वन हु फेस द हीट। कल का बड़ी बात आपने बड़ा पॉइंट रेज किया है अस्मा जी। डिफिकल्ट थी अवाम के लिए, पीटीआई के खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, और जिस वेंजेंस से उन्होंने खान साहब के साथ वो खड़े रहे हैं फिनोमिनल थी। तो जहां आपने इतनी एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया हो, इतना एक नैरेटिव आपका पेनिट्रेट इन कर दिया किया हो चुका हो, तो उसमें फिर इस किस्म की जो एंडेवर्स होते हैं उन्हें इनकंक्लूसिव नहीं छोड़ना चाहिए। इसको एक मजीद अच्छे तरीके से कंक्लूजन की तरफ ले जाया जा सकता था। इफ देयर इज समथिंग दैट इज ऑन द टेबल, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुस्बत किरदार हो, क्योंकि देखिए मुफाहमत से ही सलूशन निकलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कन्फ्रंटेशन पे ही बेस करें। आपका जो तो आसमा जी, आप ये समझती हैं कि इतना मोमेंटम बिल्ड करने के बाद, इतना आवाम को जोश दिलाने के बाद, जिस तरीके से वो पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सपोर्ट दिखाई, क्या समझती हैं आवाम का इस डिसीजन के बाद उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, खान साहब के साथ बड़ा एक मुख्तलिफ रिलेशन है उनके फॉलोअर्स का। हम इससे पहले भी देख चुके हैं, जब पहला धरना कॉल ऑफ हुआ था, तब भी कितनी एक डिससेटिस्फैक्शन थी उनके फॉलोअर्स के दरमियान। वो मे बी से एक नाराज होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बल्कि उनकी कमिटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क आता नहीं। ये एक डिफरेंट डायनामिक्स, और इसकी वजह यह है कि खान साहब एक बहुत पर्सनल रिलेशन रखते हैं, वन ऑन वन रिलेशन रखते हैं अपने फॉलोअर्स से। अगर फॉर द टाइमिंग इस वक्त जैसे हमें महसूस हो रहा है कि भाई वहां पे एक थी रिजेंटमेंट थी लोगों के दरमियान में, दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, और वो बहुत अब्रप्टली उन्हें कम्युनिकेट किया गया। इससे शायद और एक डिससेटिस्फैक्शन में ऐड ऑन हुआ। मगर खान साहब विल कूप अप। अगर कुछ थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट उनमें रही भी, या कुछ उन्होंने ऐसी फीलिंग हार्डनेस की भी, तो खान साहब इज फुली केपेबल ऑफ कूपिंग अप। अच्छा, ये जरूर बताइएगा, आप समझती हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में अगर पीटीआई की बात करें, जिस तरीके से इस मार्च को, इस लॉन्ग मार्च को प्लान किया गया था, उसमें भी कहीं पे कमियां और कोताहियां थी। जैसा कि हमने देखा कि एक तो बहुत जल्द तारीख का ऐलान किया गया, सेकेंडली खान साहब को आप समझती हैं कि लाहौर से इस लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहिए था और ले जाना चाहिए था, या उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले ट्राई किया जाए कि किस किस्म की रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उसके बाद दूसरी साइड से हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन आप समझती हैं कहीं ना कहीं इसमें कमी थी स्ट्रेटेजी में और प्लानिंग में इस लॉन्ग मार्च की? जी, तो मैं नहीं कहूंगी स्ट्रेटेजी, इट वाज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। आप जो देखें कि पेशावर से उन्हें जो बेसिक रेजिस्टेंस थी वो तो मिली ही नहीं। उनका एक वो सेफ हेवन है, वहां से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा क्राउड वहां से लेकर वो आए। अब यहाँ पे जो अभी जो उनका फाइनल शो डाउन था, उसमें उसको शायद वो नहीं उस क्राउड को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। तो यहाँ पे ज्यादा आप समझे कि प्रेजेंटेशन का मामला बना। एक तो ये है कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई, तकरीबन 14-15 घंटे, और वो जब आपका लॉन्ग मार्च होता है ना, ये नहीं है कि ये
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका कमेंट और आपका जो तज्जिया है वो भी हमारे पास आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एक बात शेख साहब ने कही, फिर उसके बाद उन्होंने उस बात को आगे कंप्लीट भी किया, लेकिन वो वाली बात के लोगों ने कहा कि 28, 29, 30 को कर लें ये जो लॉन्ग मार्च है, लेकिन खान साहब ने 25 का ही लॉक किया। फिर उन्होंने आगे उस बात को कंप्लीट किया कि उनका सही फैसला था। क्या कहीं ना कहीं पार्टी में ये सोच है कि इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा और डिले किया जाना चाहिए था, या हो जाता तो बेहतर था? ये भी एक सवाल है आम आवाम का। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। रुपए की गिरती कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी जो कि हम देख रहे हैं, और इसके सबब हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए, कुछ अहम पाबंदियां लगाई और इंपोर्ट पर पाबंदियां लगाई। जैसे कि एक लिस्ट भी हमने देखी थी जिसमें बहुत सारी इंपोर्टेड आइटम्स हैं जिस पर पाबंदी आयद की गई है। बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान नहीं लाई जा सकती, जिसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स भी हैं, इवन चॉकलेट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और लग्जरी गाड़ियां भी हैं, 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां भी हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगी। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि माया ट्रैवल कर रहे हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान, उनके लगेज को चेक किया जा रहा है, और जो कस्टम हुकाम है वो उनके लगेज से जो चीज़ें हैं जो वो अपने लिए लेकर आ रहे हैं वो भी निकाल कर चेक कर रहे हैं। मैं तो दुख में पड़ी हूँ, सदमा हो गया मुझे। कुछ लोगों की तस्वीरें मैंने देखी जो नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं हम लेकर आते हैं हैंड कैरीज में, तो वो भी बाहर रखी थी। मैंने कहा अल्लाह पता नहीं किस किस की चॉकलेट थी, जिस बच्चे की, जो खाएगा उसके तो बच्चे की बददुआ ही लगेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोग जो अपनों के लिए तोहफे तोहफे लाते हैं वो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? क्या चॉकलेट्स ला सकते हैं? क्या मोबाइल फोन को अपने लिए अगर खरीद के ला रहा है तो वो ट्रैवल करते वक्त लगेज में रखकर साथ ला सकता है, नहीं ला सकता? तो इन तमाम बातों पर हमने कुछ डिटेल्स हासिल करनी है। हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के शराज अहमद, उनसे बात करेंगे। शराज, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, जरा पहले वो शेयर कीजिएगा प्लीज। शुक्रिया शाहजेब और माया। जैसा कि हम गुज़िश्ता कई रोज़ से देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर की कदर में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और डॉलर जो है वो नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था, और 201 रुपये से 202 रुपये के दरमियान इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। ताहम इसी ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त फ़ैसले किए गए थे, जिसमें एक तरफ तो शरह सूद में इजाफा कर दिया गया, तो दूसरी जानिब गैर ज़रूरी या लग्जरी आइटम्स की दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी या उनके टैक्सेस में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इसी वजह से काफ़ी सारी मसनूआत जिसमें कॉस्मेटिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और इस जैसी दीगर मसनूआत पर जो है इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस हवाले से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, ख़ास करके वो लोग जो बैरून मुल्क से यहाँ पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं। कस्टम हुकाम की जानिब से उन्हें कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा था और स्मगलिंग के ज़मरे में उन पर केसेस और शिकायत जो हैं वो दर्ज की जा रही थी। ताहम FBI की जानिब से इस सूरत हाल को देखते हुए वाज़े अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और बताया यही जा रहा है कि वो मुसाफिर जो अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में मोबाइल फ़ोन्स, चॉकलेट्स, इस तरह की कॉस्मेटिक्स और दीगर आइटम्स जो है जिन पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है वो ला सकता है, और इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। ताहम अब जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स को भी इस हवाले से मुकम्मल हिदायत नामा जो है वो जारी कर दिया गया है, और FBI ने पाबंद बनाया है कस्टम हुकाम को ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाए और उन्हें इन अशिया की लाने पर जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो अब नहीं करना पड़ेगा। ताहम हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए कुछ सख्त पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं, और इस हवाले से FBI भी अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स को भी स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करने की जो हिदायत हैं वो जारी कर दी है। शराज, आपने हमें अपडेट किया, थैंक यू वेरी मच। और आपकी बातों से जो मैं समझ रहा हूँ वो यही है कि अगर कोई भी शख्स ट्रैवल कर रहा है और अपने साथ कोई एक दो चीज़ें अपने लिए खरीद कर ला रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और इस पर मना भी किया गया है कस्टम को कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनको चेक करके उनकी चीज़ें ये नहीं
जब्त कर सकते हैं। खैर, ऐसी पर मामले पर हमें डिटेल में बात भी करनी है और हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। शुजात साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुजात साहब, एयरपोर्ट्स पर जो हो रहा है, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों को रोका जाता है, चेक किया जाता है, इवन अगर वो चॉकलेट्स भी लेकर आ रहे हैं इंपोर्टेड आइटम्स में तो वो निकाल ली जाती हैं। ये क्या हो रहा है? पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है, ऐसा ही हुकूमत ने कहा है, या ये छोटी छोटी अशिया जो आपने साथ ट्रैवल करते हुए लेकर आ रहे हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ एक पॉलिसी बेहतरी के लिए लाई जाती है तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोग हैं वो अपने फायदे के लिए उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ये इस पॉलिसी का बेसिक सोच ये थी कि जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उनके ऊपर असल में पाबंदी थी और ये बड़ा क्लियर था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो ट्रेडिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स वहां पे आएंगी उनके ऊपर पाबंदी होगी, लेकिन कभी भी जो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक यूज के लिए या जो आपके वहां से लोग जो पाकिस्तान बाहर जाते हैं वहां से आ रहे हैं उसके लिए उनके ऊपर कभी भी ये पाबंदी नहीं थी और ना पहले थी ना अब है, और ये गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कस्टम के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो उसको एक अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं और जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, जाहिर है कि अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं लेकिन उनको कुछ रिश्वत या ब्राइब देनी पड़ी है, तो उन्होंने एक नया एक अपने लिए एक मार्केट आप समझ लीजिए कि ब्लैक मार्केट ओपन कर दी है। तो मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के लोग भी कह चुके हैं कि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जो चीजें इंपोर्ट होंगी उनके ऊपर ये ड्यूटी है, नॉर्मल उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है। और खुदारा कस्टम के हुकाम को, जो उनके आला हुकाम है, उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। एग्जैक्टली तो शाद भाई, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं और ये बाद में भी सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम और ये क्लिप चलेगा, तो जरा उनकी क्लियरेंस के लिए जरा बता दीजिए, क्लैरिटी के लिए, कि कौन कौन सी चीजें वो ला सकते हैं, किस मिकदार में ला सकते हैं, ताकि अब तक जो जिन लोगों को सफर किया है या विक्टिम बने वो इस तरह की इंसिडेंट का, वो आगे ना बढ़े। ये प्रॉब्लम ये ना कि लोग भी फायदा उठाते हैं। अगर वो अपने लगेज में लेके आ सकते हैं तो एक फोन लेके आ सकते हैं, 10-10 फोन अगर वो लेके आ रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल में अलाउ नहीं होगा। तो काइंडली जरा इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। जी देखें, दोनों तरफ से हमें समझने की जरूरत है। आप ला सकते हैं, एक एग्जैक्ट मिकदार नहीं है लेकिन एक मुनासिब मिकदार में आप ला सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई या जीवन जो भी आपकी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, जो चॉकलेट के अलावा भी टॉफीज बच्चों के लिए, मोबाइल फोन आप ला सकते हैं, पर्सनल लैपटॉप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा एक लेके आ रहा है या 2 लेके आ रहा है फिर तो सही है, लेकिन एक शख्स अगर 5 लैपटॉप या 5 मोबाइल फोन लेके आ रहा है तो जाहिर है कि वो तो रेडार में आएगा, उसको तो पकड़ेंगे ही। तो लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि हमारे वो लोग इवन जो बाहर जा रहे हैं और बाहर से वापस भी आ रहे हैं, तो आप इतनी बाइंग वहां से ना करें। मतलब ये पाबंदी तो नहीं है लेकिन आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में आए, यहीं से बाइंग करें। अब ये टाइम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपकी स्पेंडिंग की जरूरत है। आप वो जो स्पेंडिंग वहां पे करेंगे उसी करेंसी को आप पाकिस्तान में लेके आए, यहाँ पे स्पेंड करें, तो ये ज्यादा मुनासिब है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी बहुत जो चीजें लेके आना चाहें, जो गिफ्ट्स वगैरह, वो पर्सनली आप लेके आ सकते हैं। लेकिन शाद भाई, मैं आपकी बात से ना वही जहन में आया उन लोगों का जिनकी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे देखी, जिनके जो तहाइफ वो लाए होंगे अपने घर के बच्चों के लिए। देखिए, एक इमोशनल पहलू बहुत, हमारी जो बुनियादें हैं ना, वो हम बड़े इमोशनल लोग हैं, हमारी बड़ी कल्चरल वैल्यूज है जिनके ऊपर हम खड़े होते हैं एज अ माशरती तौर पर भी। अगर मैं देखूं तो वो तमाम जो लोग थे जिन्होंने पता नहीं किस तरीके से अपने पैसे जोड़कर अपने बच्चों के लिए वो कुछ लेकर आ रहे होंगे, लोगों के लिए तहाइफ ला रहे होंगे, वो चीज रह गई है। अब नाउ इज देयर अ वे टू गेट देम बैक? कैन दे गो एंड क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट देम कि भाई हमारी चीजें हम वापस करो? ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है शुजात भाई? असल में रिक्वेस्ट से तो वापस नहीं होगा, इनको अगेंस्ट इनके कंप्लेन करना पड़ेगी। एक मैं आपको प्रोसीजर भी बता दूं कि आमतौर पे वो प्रोडक्ट्स जो कि होल्ड कर ली जाती हैं कस्टम के दौरान, वो उनकी बाकायदा एक लिस्ट बनती है और वो गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा होती हैं या होनी चाहिए। तो अगर उनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि नाजायज तौर पे किसी से ले ली गई हो तो आप कंप्लेन करते हैं, वो वापस हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स आपसे लेते हैं वो कहीं पे लिस्ट विस्ट में थोड़ी जाती हैं, वो तो खुद से ही उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, थोड़ी बहुत लिस्ट में दिखा के वो गवर्नमेंट के खजाने में जो भी वहां पे उनको शो कर दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है उन तमाम लोगों से कि वो कम से कम कंप्लेन करें, पता तो चले कि कितनी अमाउंट में
चीजें डिफरेंट। डॉक्टर साहब एक तो मेरा पॉइंट ये कि कंप्लेंट करने का अगर आप प्रोसीजर भी शेयर कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी। सेकंडली मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है ये इंपोर्टेड आइटम्स बैन करने की, आपके ख्याल में जब तक कि इसके लिए बैन लगाया गया है, हम कह लें कि अभी जब तक नया बजट आ रहा है या इसके आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाता है, इससे फायदा कितना पहुंचेगा पाकिस्तान को ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं ज़र मुबादला की भी? अच्छा, पहली तो ये कि जो कस्टम की भी और सिविल एविएशन इनकी आप वेबसाइट पे जाएं या आप इवन के एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे एक प्रॉपर काउंटर्स बने हुए कंप्लेन के, वहाँ पे आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और वो जो कंप्लेन आप लॉन्च करते हैं, अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू ये बड़ा आपके पास एक इफेक्टिव जरिया है, आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो शायद उसकी जो सुनवाई है वो भी जल्दी हो जाएगी। दूसरा जो आपका बड़ा अहम सवाल है कि क्या इन स्टेप से हमारी इंपोर्ट बिल पे कुछ असर पड़ेगा? तो अब देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा ये इम्बैलेंस है, जो हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। मुझे सिर्फ एक सेकंड के लिए अभी जो मौजूदा मुल्क में सूरत हाल है उसकी तरफ थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं और देखेंगे पाकिस्तान इस वक्त स्पेशली पंजाब वगैरह में कंटेनर्स की अमाजगा बनी हुई है, और कंटेनर नाम है एक्सपोर्ट का। आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कंटेनर्स के थ्रू हो रही होती हैं। आपकी आप कंट्री से सारी एक्सपोर्ट्स कराची में आती हैं, यहाँ से शिप के थ्रू जा रही हैं। इस वक्त हमारी कितनी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं वहां पर। बड़े बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज जो शहरों से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, गुजरात से हम बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। वो कंटेनर्स वहीं पे अभी फंसे हुए हैं, यहाँ से कराची पोर्ट से शिप्स निकल जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स डिले हो जाएंगी और फिर वो क्लाइंट्स दोबारा हमारी तरफ कभी भी नहीं आएगा, वो जाएगा इंडिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसादत से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए कि कंटेनर कभी भी यूज नहीं होगा किसी भी किस्म की इस तरह की जो उसको रोकने के लिए। आप अपने जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया शुजात भाई जी। मैं आपको बताऊं कि कंटेनर्स को एक बात मैं आपकी इसी बात से कहूंगा, प्लीज अपने जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। क्या सिर्फ कंटेनर्स ही हद तक महदूद है कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचेगा, या इस तरह की एक्टिविटी से पाकिस्तान की मईशत को और किसी और तरीके से भी नुकसान पहुंच सकता है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, कंटेनर्स तो है ही है, बिल्कुल ये तो डायरेक्टली लॉस हो रहा है। जो आपकी मुझे जो आज चीज भेजनी थी वो रुक गई, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो खराब हो जाएंगी, बड़े बड़े ऑर्डर्स रुक जाएंगे। तो एक तो ये कि कंटेनर्स को कभी भी यूज ना किया जाए, ये कोर्ट को उस पर ऑर्डर देना चाहिए, चाहे कोई भी इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन उसको रोकना। दूसरा ये कि आप देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें फॉरेन एड दे दें, हमारे लोन्स को रीशेड्यूल कर दें, हमारे पास आके आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जब ये मुनाजिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं कि यहाँ पे कंटेनर्स जगह जगह पे लगे हुए हैं, यहाँ पे अजीबो गरीब सी आग जल रही है, डिफरेंट लोगों को मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, पुलिस पकड़ रही है, अंदर करी, तो मुझे बताएं कि गैर मुल्की क्या कोई पाकिस्तानी भी जो बाहर बैठा हुआ वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो हमारे जो बिल्कुल इसमें नुकसान बहुत सारे उठाने पड़ेंगे। आपकी एक्सपोर्ट तो नुकसान पहुंचेगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, इवन आपकी टूरिज्म को नुकसान पहुंचेगा, जिस पर हम फोकस करते रहे पहले। तो ये तमाम जो रेवेन्यूज हैं वो आपके ज़ाया होंगे। साथ में शुजात साहब, मैं कुछ थोड़ा सा IMF की तरफ भी आना चाह रहा था कि IMF का जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखने का जो फैसला है, या कह लें कि इस पर इत्तफाक हुआ है, क्या होने जा रहा है? क्योंकि सब्सिडी खत्म करने की बातें हो रही हैं, पेट्रोल और बिजली महंगी होने जा रही है। मुज़ाकरात में आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, IMF ने बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट को ये कह दिया है कि पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए करना होगा। उसके अलावा जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो एग्जैक्टली पास ऑन करें अपने कंज्यूमर को। उसके साथ साथ जो जितने भी हमारी यूटिलिटीज हैं उनकी प्राइसेस को वो बढ़ाएं। ये प्राइसेस तकरीबन 20 से लेके 35% के दरमियान इनमें इजाफा हो सकता है, जो आपकी गैस, बिजली की और जो दूसरी यूटिलिटी की प्राइसेस हैं। इसके साथ साथ IMF ने ये कहा कि आप जो जितनी भी सब्सिडीज है, अगर आप 100% खत्म नहीं कर सकते, वैसे तो उनका ये कहना है कि आप 100% सब्सिडीज जितनी भी है खत्म करें, लेकिन कम से कम 50% उसको रिड्यूस कर दें। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर IMF ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि आप टैक्सेस लगाएं। उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, वहाँ पे उनको टैक्सेस लगाने का कहा गया है। तो इस तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें तो मुझे इस तरह से लगता है कि जो अभी आने वाला बजट है उसके अंदर ये शायद, वो कहा तो ये जाता है हर दफ़ा कि तारीख का बहुत ही मुश्किल बजट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट होगा, उसकी वजह ये कि IMF का भी प्रेशर है और हमारे जो डोमेस्टिक रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो भी स्क्वीज हो रहे हैं।
तो ये आने वाला बजट पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन बजट होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। रियली होप कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, लेकिन जाहिर है हमें अपडेट करना हमारा फर्ज है, हमारा काम है, और उसके लिए आपने वक्त भी निकाला। थैंक यू सो मच। इस छोटे से वक्फे के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। शाज़ेब बरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान में शाज़ेब बरमाया के साथ अपना साथ बनाए रखने का बेहद शुक्रिया। सुबह की बहुत सारी बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम के आगाज में आपसे शेयर किया था हुर्रियत रहनुमा जो यासीन मलिक साहब के हवाले से जो फैसला हुआ है भारत में, उसके हवाले से किस तरीके से एहतजाज हो रहा है। लेकिन शाज़ेब एक बहुत बड़ा जो है वो एक सेशन है जो यासीन साहब का हुआ में, मेरा ख्याल है वो बड़ा पहले आपको ये बता दें कि अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे केस में जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है, लेकिन अदालत में इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जो ये दलेर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो जवाबात दिए वो बड़े दिलचस्प हैं और वाकई सोचने लायक हैं। वो जैसा कि उन्होंने सबसे पहले जब बात हो रही थी अदालत में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो सजा देनी है वो दीजिए, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं अदालत के सामने उठाना चाहता हूँ। पहला सवाल उन्होंने किया कि यासीन मलिक ने अदालत से यह पूछा कि अगर मैं दहशतगर्द था तो भारत के 7 वजीर आजम मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते थे। फिर उन्होंने सवाल उठाया वजीर आजम वाजपेयी के दौर में मुझे पासपोर्ट क्यों जारी हुआ, अगर मैं दहशतगर्द था तो पूरे केस के दौरान मेरे खिलाफ चार्जशीट क्यों ना फाइल की गई। साथ में 2 सवाल और बिठाए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अगर मैं दहशतगर्द था तो मुझे भारत समेत दीगर ममालिक में लेक्चर्स देने का मौका क्यों दिया गया। उन्होंने कहा इस पर अदालत ने कहा कि इन बातों का वक्त गुजर चुका है, अगर आपको सजा के हवाले से कुछ कहना है तो बोले। हुर्रियत रहनुमा ने जवाब दिया कि मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत को ठीक लगे वो करे। इस पर मजीद हमारे साथ आज इस मौके पे बात करने के लिए थोड़ी देर में मेहमान होंगे, लेकिन शाज़ेब कितना जो ये बात हमें जो पता चली है, जो वहां पर उनके सवाल और जवाब हुए, बहुत ही अपने आप में वजन रखते हैं ये सवालात कि अगर वो दहशतगर्द थे तो क्यों ये तमाम मामला तो उनके साथ हुए, अगर वो दहशतगर्द थे तो नहीं मिलना चाहिए और था। भारत के नाम निहाद मुंसिफों ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं मिशान मलिक साहिबा हमारे साथ अक्सर हमें शो में ज्वाइन करती हैं और बात जैसे कर रही होती हैं, जो मुतालबात उनके भी थे, उनके बाद उनकी सारी बातों के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि जो ये यासीन मलिक साहब ने मुतालबात सामने रखे हैं या सवालात उठाए हैं, इन सवालात से समझ में आता है कि पूरा केस क्या है बेसिकली, और इन सवालात का कोई जवाब नहीं था किसी के पास भी उनको देने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एक झूठे मुकदमे में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिस मुकदमे में इन तमाम सवालात के जवाबात ना उनको मिल सके, ना उनके जो कश्मीरी हैं उनको मिल सके, ना हमारे कश्मीरी भाइयों को मिल सके, ना हमें मिल सके। आज भी हम यही तमाम सवालात उठाएंगे, कोशिश करते हैं इनके जवाबात कौन दे सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। अदालत ने भी तो जवाब नहीं दिया ना, कितना ऑब्वियसली। अगर पहली बात तो ये कि एक फैमिली इंतजार कर रही थी, कि दुआ कर रहे थे कि भाई कुछ बेहतर होता, लेकिन हाँ कोई बहुत ज्यादा अच्छे की उम्मीद पहले भी नहीं थी, लेकिन फैमिली के ऊपर ऑब्वियसली इस फैसले का क्या असर पड़ा होगा, किस तरीके से वो मजीद उसको अपील करेंगे, किस तरह से चैलेंज करेंगे। लेकिन उनके सवाल करने पर, रहनुमा यासीन मलिक साहब के सवाल करने पर अदालत के पास कोई जवाब नहीं था, वरना वो भी ऑन द रिकॉर्ड होता, कोई ना कोई इस तरह जवाब किया कि अगर मैं दहशतगर्द था तो भाई मुझे लेक्चर्स देने के लिए क्यों बुलाया जाता था, अगर मैं दहशतगर्द था तो जी वो क्यों वजीर आजम जो है वो आते रहे साथ, और अगर मैं दहशतगर्द था तो मुझे नेशनलिटी इंडियन क्यों दी गई। तो क्या उनके ये सवालात के जवाब, क्या सवाल वाजिब नहीं थे, क्या उनका सवाल ये करना उनका हक नहीं था? हक था और उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब उनको बहरहाल नहीं मिले। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि भारतीय अदालत ने 19 मई को यासीन मलिक पर दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की थी और सजा सुनाने के लिए 25 मई की तारीख का ऐलान किया था, जिस दिन हमने देखा कि ये सेशन भी हुआ, ये तमाम सवालात भी उठाए गए यासीन मलिक साहब की जानिब से। साथ में आपको ये बताएं कि कुछ जो खबरें आ रही थी, जैसा कि जो यासीन मलिक साहब ने बातें की हैं उसमें जो उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से भारतीय कैद में हम देख रहे थे कि मौजूद हुर्रियत पसंद जो कश्मीरी रहनुमा है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारतीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई तो कबूल करूंगा, जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। और यही हम अमली तौर पर भी देख रहे हैं कि उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी, उन्होंने किसी किस्म का कोई इसमें रिलीफ नहीं चाहा, उन्होंने कहा जो आप लोगों का फैसला है मैं वो कबूल
करता हूं, लेकिन ये मेरे सवाल। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से जो है मकबूजा कश्मीर में अब हड़ताल भी हो चुकी है इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है हालात जो है वो कशीदा होने के, जाहिर है वो एक सिचुएशन बन गई ऐसी कि वहां पर हड़ताल जो है वहां पर कॉल हो गई, लेकिन वाकई में उनका कॉन्फिडेंस आप देखें कि अगर वो, आपने भी देखे, हमने भी दुनिया में देखे, उनके वहां इंडियन चैनल्स में वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द को बुला के वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने शोज में कर रहे हैं, आपकी अदालत की बात कर रहे हैं। तो अगर वो इतने बुरे थे इस तरह से, और दहशतगर्दों को क्या बुला के कभी चैनल्स में उनके इंटरव्यूज किए जाते? नहीं, उनके पास कॉन्फिडेंस है उनका। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद सरगर्मियों में अगर मेरा मुलव्विस होना साबित हो जाए तो मैं मौत की सजा के लिए भी तैयार हूं। लेकिन खैर, जो आप लोगों ने फैसला किया है वो मैं इसलिए कबूल कर रहा हूं कि मेरे सवाल तो वहीं के वहीं हैं, मेरा जो तमाम बातें हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो ये जिस तरीके से उन्होंने तमाम सवालात उठाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी वजह से उनकी ये सजा सुनाने के बाद हम देख रहे हैं कि उनके हक में जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं, उनके हक में रैलियां भी निकाली जा रही हैं और कश्मीरी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की भी कॉल हो गई है। इस फैसले के बाद अवाम का क्या रद्द अमल है? हमारे साथ हुर्रियत लीडर अल्ताफ भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक जालिमाना फैसला सामने आया, पाकिस्तान की अवाम और तमाम मुसलमान जो हैं वो इस वक्त दुआ गो है, लेकिन भारतीय अदालत के इस फैसले को अब कैसे देखते हैं और क्या करने का अब इरादा किया है? जी अल्ताफ साहब। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी कानूनदान से आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब एक ही है कि हिंदुस्तान की हुक्मरानों और उनकी फौजी जो वहां पर दहशतगर्दी उनका गिरोह है, उन्होंने इस तहरीक को तरीके उसको सबोटाइज करने के लिए ठान ली है। तो वो किसी भी, यानी कोई भी सवाल ऐसा, ये लेजिटिमेट मूवमेंट है रियासत जम्मू कश्मीर की, जिसको यूनाइटेड नेशन ने लेजिटिमेट किया है। हम लड़ भी सकते हैं ऑक्यूपेशनल फोर्सेज, इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज के खिलाफ। उसके बावजूद वो हमें डेथ सेंटेंस और दार पर नहीं चढ़ा सकते। या आज यासीन मलिक साहब ने, जो हम हमारे पेशरो जो कायदीन है, मकबूल भट्ट शहीद है, अफजल गुरु है, अभी सईद अली गिलानी को जेल में, आप जेल खाने में, घर को जेल खाना बनाया गया था, वहां पे उसको सहूलत ना होने की वजह से मारा गया है। अशरफ सहराई साहब को जुडिशल असैसिनेशन के तहत उनको मारा गया है। तो ये यासीन मलिक साहब को हमें सलाम पेश करना चाहिए, और हमें बेसिकली जो हिंदुस्तान का दहशतगर्दाना फेस है इसको दुनिया के सामने लाने की जरूरत है, ताकि दुनिया मजबूर हो जाए। उन्होंने जो खामोशी बांप ली है, खामोश बने 2019 के बाद जितने भी उन्होंने इक़दाम किए हैं, सारे इलीगल एक्ट है, वो कानून का कहीं पे कोई जवाब नहीं है। मैं आप जैसे तमाम दोस्तों के ये इस चैनल की वसादत से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप उनके उस दहशतगर्दाना जो उनका वैशी, खासतौर पर हिटलर मोदी रिजीम, हमें इसको जो है दुनिया के सामने लाना चाहे। उससे कश्मीरियों के जो जख्म है उनके जो है मरहम होगा, कश्मीरियों के साथ शाना बशाना हमें खड़ा होना होगा, फेस टू फेस। वहाँ की कल भी आप देखें, यासीन मलिक के घर के बाहर वहाँ के लोगों ने आवाजें गूंज रही थी, आपने सुनी होंगी, हम क्या चाहते हैं, आजादी। बिल्कुल अल्ताफ साहब, हम इस तरफ आ रहे थे कि आप समझते हैं कि इस किस्म के फैसले के बाद जब ये सारे सवालात भी उठाए गए हैं, ये सारी बातें भी अब सामने आई हैं, दुनिया भर में ये देखा जा रहा है किस तरीके से उनको सजा सुनाई गई है, और उनका जो केस है वो झूठा मुकदमा, वो भी सब समझते हैं। तो इसके बाद जो कश्मीरी हैं उनमें गुस्सा मजीद बढ़ेगा, इसमें इजाफा होगा? देखिए, ये आज तक देखने में आए दुनिया भर में जहाँ कहीं भी लेजिटिमेट तहरीक चली है वो कभी दबी नहीं है, ना वो दबाई जा सकती। सही बात है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, चाहे मोदी से पहले भी जितने भी थे, उन्होंने वहाँ पे हर हरबा इस्तेमाल, जिसमें 3rd डिग्री है, हाफ विडोज है, जिससे पर्सनज है, उसके बावजूद वहाँ की तारीख कभी नहीं दबी है और न दबने वाली है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इकदाम से, कल आपने सुना होगा कितने यासीन मारोगे, हर घर से यासीन निकलेगा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इससे ही दब नहीं सकती है। ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हुर्रियत लीडर हमारे साथ अल्ताफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम सब एक हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम आपके बिल्कुल आपके हर कदम पर आवाज आपके साथ मिलकर उठाएंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उस फैमिली को देखकर, उस बच्ची को देखकर जिसमें एक लम्हे भी उन्होंने अपने आप को विक्टिम नहीं बल्कि कहा कि हम तो हैं ही गाजी, हम तो लड़ेंगे और हम इस जिहाद में एक कदम भी डरने वाले नहीं हैं। इस तरह का जितना भी आपने इस वक्त देखा जा रहा है ना अंदाज, शाहजेब, बाकी देखते में रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल। अब खैर, अब शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल और कुछ नए मौज़ूआत के साथ। जब तक कि मुझे और माया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
है।